अब हम शुरू करने वाले हैं फ्रिक्शन। देखो कल मैंने दो इंपॉर्टेंट चीजें समझाई, एक तो समझाया था पुली सिस्टम, एक समझाया था लिफ्ट सिस्टम। उसके बाद इसी चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है फ्रिक्शन, घर्षण। देखो इंपॉर्टेंट भी बात बताता हूँ, अगर हम बात करें यूपीटीजीटी की तो फ्रिक्शन से रिलेटेड केवल बेसिक चीजें आ रही हैं, बहुत ही बेसिक चीजें। ठीक है, इसका जनरली जो फ्रिक्शन का आ रहा है, एक दो न्यूमेरिकल जो आ रहे हैं वो जनरली जो हमारे फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उससे रिलेटेड आ रहे हैं, वो भी सिंपल कंडीशंस में। इसके अलावा जो डेफिनेशन से रिलेटेड चीज़ें वो हमारी पूछी जा रही हैं, वही सब मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करके फ्रिक्शन को बहुत तरीके के साथ इसे समझ के छोटी सी क्लास में कम टाइम में इसको फिनिश करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। फ्रिक्शन दैट इज घर्षण। अब घर्षण है क्या? देखो अगर मैं कहूँ हम जमीन पर चलते हैं तो वो घर्षण के कारण ही चलना संभव हो पाता है। अगर हमारे पैर में पहने हुए जूते या फिर डायरेक्ट अगर हम नंगे पैर भी चलते हैं तो भी पैर के और जमीन के कॉन्टैक्ट के बीच में घर्षण नहीं है तो हमारा पैर फिसल जाएगा। तो घर्षण ही होता है जनरली जो चीज़ों को चलने के लिए हेल्प करता है। एक बात, कई बार ऐसा भी होता है कि घर्षण हेल्प भी नहीं करता। कई जगह पर घर्षण जो होता है वो एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट भी रखता है। जैसे घर्षण के कारण जो मशीनरी के पार्ट होते हैं वो घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो एक तरह से घर्षण तो दोनों चीज़ें हैं, वो हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग। यहाँ हम बात करेंगे कि फिजिक्स में घर्षण की क्या क्या न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ है, कैसे उस पर क्वेश्चन आते हैं, किस तरह की चीज़ें उससे डिपेंड करती हैं, वो सब हम पढ़ने वाला है। So when the two objects are placed in contact, the force between their forces opposing the relative motion between them is called the frictional force and this property is called the friction. ये कहना है जब दो वस्तुएं संपर्क में रखी जाती हैं, आपस में मिलाकर रखी जाती हैं, तो उनके पृष्ठों के मध्य लगने वाला वह बल जो उनके बीच की अपेक्षित गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है, और तथा यह गुण घर्षण कहलाता है। तो इसका मतलब है मान लीजिए एक ब्लॉक है जो किसी एक सरफेस पर रखा हुआ है, अब दोनों सरफेस कॉन्टैक्ट में है, तो हमें पता है अगर ये ब्लॉक आगे की ओर जा रहा है, आगे की ओर इस पर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन आगे की ओर है, मोशन आगे की ओर है, मोशन कहाँ है? आगे की ओर। तब क्या होगा, एक इस पे फोर्स लगता है, एक फोर्स लगता है जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहता है, वो इस गति को रोकता है। अब इस गति को रोकने के लिए जाहिर सी बात है जो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा लगेगा वो इसके अपोजिट ही लगेगा। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है इसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स या फिर इसको शॉर्ट में हम फ्रिक्शन कहते हैं। बात क्लियर होगी? तो जनरली ये क्या होता है, एक तो मोशन के अपोजिट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट होता है। एक, फॉर दिस इट इज सो नेसेसरी दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट। एक बात तो यह है कि मोशन के अपोजिट होता है, दूसरी बात यह है कि इसके होने के लिए दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में होने बहुत जरूरी है। अगर वो कॉन्टैक्ट में नहीं है तो उनके बीच भी फ्रिक्शन नहीं होगा, यानी दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी जो सरफेस है आपस में कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। When the frictional force is greater in any of the two planes, the frictional force is reduced by the lubricants. तब क्या होता है, अगर दो तलों में घर्षण बल बहुत अधिक है, ठीक है, मैंने कहा ना वो कभी कभी नुकसानदेह भी होता है, तो स्नेहक द्वारा घर्षण बल को कम कर दिया जाता है। तब हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट्स यूज कर लेते हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। लुब्रिकेंट्स मतलब जो हमारे ऑयल्स वगैरह होते हैं, वो ऑयल, ग्रीस, इस तरह की चीज़ें, उनसे घर्षण कम किया जाता है जनरली मशीनरी में। ठीक है, तो घर्षण एक तो हमारे लिए हेल्पफुल है क्योंकि ये चीज़ों को हमें चलने में मदद करता है, लेकिन कहीं कहीं ये नुकसानदेह भी है क्योंकि ये चीज़ों के नुकसान, जैसे अगर हम जूते देखें, हमारे जो जूते घिसते हैं वो भी घर्षण के कारण ही तो घिसते हैं। ठीक है, तो उसमें नुकसान भी होता है। एक बात क्लियर होगी। अब देखो घर्षण के अलग अलग टाइप आते हैं, जैसे कि रोलिंग, स्लाइडिंग, फ्रिक्शन। तो इसमें ये ध्यान देना, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से अधिक होता है, यानी जो बेलन घर्षण होता है वो सर्पी यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन से अधिक होता है। वैसे अधिक नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। रोलिंग फ्रिक्शन तो कम होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, सर्पी फ्रिक्शन दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में सरफेस जो होती है बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट में होती है। अगर आप बात करें स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तो देखो मैं आपको बताता हूँ, एक मान लो ये इंक्लिन प्लेन है, ठीक है, झुका हुआ तल है कोई, और इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो स्लाइडिंग का मतलब क्या होगा कि बहुत सारी सरफेस कांटेक्ट में होगी। जबकि अगर मैं रोलिंग की बात करूं तो बहुत ही कम सरफेस कांटेक्ट में होगी। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। ओके, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं घर्षण बल के प्रकार, काइंड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्सेस। तो फर्स्ट आता है इसमें स्थैतिक घर्षण बल दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, ध्यान से समझना, तीन तरह के आते हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही आपको पता होना चाहिए क्योंकि एक के बाद एक ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीन टाइप के हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहली बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की। द फ्रिक्शन फोर्स दैट एक्ट्स बिफोर द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये कह रहे हैं वह घर्षण जो दो तलों के अपेक्षित गति होने से पहले कार्य करता है उसे हम स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इट मेंटेन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट बिटवीन द टू प्लेन्स। यह दो तलों के मध्य विराम की अवस्था बनाए रखता है। तो अब जैसे मान लो एक ब्लॉक है और ये चल नहीं रहा, ये रुका हुआ है, तब क्या होगा, इस ब्लॉक की और जो फ्लोर है उसकी सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन यहां पर है उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, डिनोट करेंगे एफएस से। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, किसी भी चीज को विराम अवस्था में रखता है। ठीक है, उसको रेस्ट की अवस्था में रखता है, विश्राम की अवस्था में, विराम की अवस्था में रख के रखता है।
ठीक है, एंड दिस एफ एस विल बी इक्वल टू एफ। अब ये जितना फोर्स आगे की ओर हम लगाएंगे उसके बराबर होता है, दैट इज एफ एस विल बी एफ, एंड फॉर द गिवन प्लेन वी नो दैट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब आर क्या होता है, देखो आर होती है नॉर्मल रिएक्शन। आर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, कल बताया था। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, एमजी के इक्वल होता है। हमें पता है आर बराबर क्या होता है, एमजी के इक्वल होता है कि नहीं होता, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये कह रहे हैं बाय द डेफिनेशन जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शंस के। तो हम ये भी कह सकते हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एमजी के। ये भी मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ भाई। जब मैं इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के कह रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एमजी के भी तो कह सकता हूँ, बिकॉज आर इज इक्वल एमजी। किसी भी रखी हुई ऑब्जेक्ट में ये बल काम करता ही करता है, जो मैंने कल समझाया था, एमजी नीचे की और उसका अपोजिट दैट इज नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, है ना। अब यहाँ ये कह रहे हैं जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन जितना ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ज़्यादा। दोबारा बताता हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ बढ़ता है। नॉर्मल रिएक्शन जितना ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ज़्यादा। अब सीधी सीधी बात यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा वेट, mg क्या होता है, वेट होता है, जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कोई चीज़ जितनी भारी है उसका फ्रिक्शन फोर्स उतना ज़्यादा होगा। सिंपल, समझ गए ना, आ गई ना बिल्कुल डेली लाइफ में यूज होने वाली बात। भाई कोई अगर ऑब्जेक्ट भारी है तो वो किसी सरफेस पे रखा है तो हमें पता है उसके बीच और सरफेस के बीच जो फोर्स लगाना पड़ता है बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि उनके बीच स्टैटिक जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने देख लिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एमजी के है, वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस ठीक है, चीजें समझ में आई। तो एफ एस क्या होता है, एफ एस इज इक्वल म्यू एस आर। एफ एस को बराबर करने के लिए हमने क्या रखा, म्यू एस। म्यू एस क्या है यहाँ पर, म्यू एस इज स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसे हम कहते हैं स्टैटिक घर्षण गुणांक, स्टैटिक घर्षण गुणांक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है, कहीं पर भी रखा हुआ है, तो समझ लो उसके और सरफेस के बीच में जो घर्षण बल है उसे हम स्टैटिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट जनरली रेस्ट पर है, जब आप इसे चलाने की कोशिश करते हैं तो वो चलता जो नहीं है वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही नहीं चलता। अब बात करते हैं दूसरी, सेकेंड पॉइंट, गतिक घर्षण बल, डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स। अब ये क्या होता है, डायनेमिक मतलब चलने वाला, गतिक मतलब गति की अवस्था में। सो ऑन द स्टार्टिंग ऑफ मोशन द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द प्लेन इज डिस्ट्रॉयड। ध्यान देना, जैसे ही ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हुआ, जैसे ही चलना स्टार्ट हुआ, ऑन जस्ट स्टार्टिंग द मोशन द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द प्लेन इज डिस्ट्रॉयड। जो फ्रिक्शन फोर्स था वो खत्म हो गया, एंड नाउ अ लिटिल लेस फोर्स एफ इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ यूनिफॉर्म मोशन। अब चलने के लिए थोड़ा कम फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, ठीक है, थोड़ा कम फ्रिक्शन फोर्स चाहिए ताकि वो सरफेस पे आपस में टिके ना, फिसले ना। ओके, तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन्स ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड द डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो अब समझाता हूं, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन तो हो गया खत्म क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया मोशन में, ऑब्जेक्ट किस में आ गया, मोशन में। तो मोशन के दौरान जब ये आगे की ओर जा रहा है, ठीक है, आगे की ओर जा रहा है, तब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसे हम कहेंगे एफ के, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स और डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। यानी अब ये बस क्या कर रहा है, ये चीजों को चलाने में लगा हुआ है, चीजों को चलाने के दौरान लग रहा है, चीजें चल रही हैं उन सरफेस के बीच, और जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस के बीच चलते टाइम जो फोर्स लगता है वही हमारा क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर हो गई बात। अब देखो मैं इन दोनों का एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले मैं स्टैटिक का एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक गाड़ी खड़ी हुई है और वो बाय इंजन स्टार्ट नहीं हो रही, इंजन से स्टार्ट नहीं हो रही, हमें इसे धक्का लगाना है। तो क्या होता है, स्टार्टिंग में जब हम धक्का लगाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, बिकॉज उसके पहियों और जमीन के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जिसके कारण वो रेस्ट में थी। एक बार वो चलना स्टार्ट हो जाए, एक बार हल्का सा अगर वो टायर हिल जाए तो आपको पता है फिर कम फ्रिक्शन फोर्स लगाना पड़ता है, फिर इजीली चल जाती है, क्योंकि तब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो खत्म हो गया, अब आ गया डायनेमिक जो कि उससे कम होता है। तो हम यहां पर एक बात और ध्यान रखेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। ओके, इतनी बात क्लियर। ठीक है, क्लियर हो गया। कोई डाउट है क्या यहाँ पर? अब आप बताओ, अगर यहाँ कोई डाउट है, कोई चीज समझ में ना आई हो तो बताओ। मैंने स्टैटिक और डायनेमिक दोनों को बता दिया, स्टैटिक और काइनेटिक दोनों को बता दिया। आप बताओ यहाँ तक कोई चीज़ ऐसी जो समझ में ना आई हो। तो स्टैटिक, जब भी कोई चीज़ रखी हुई है तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक है, जो इसके चलने का अपोज करता है, और जब वो एक बार चलना शुरू हो जाए तो स्टैटिक खत्म, डायनेमिक आ जाता है, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट जो है वो चलने लगता है। लेकिन फ्रिक्शन जरूर रहता है, क्योंकि सरफेस पे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो चल नहीं पाएगी, वो फिसल जाएगी। ओके, तो गति के दौरान तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को हम गतिक घर्षण बल, डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इट्स वैल्यू इज लेस देन द लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसका जो वैल्यू होता है सीमांत स्थैतिक घर्षण बल से कम होता है। तो घर्षण बल हम कह सकते हैं एफ के बराबर म्यू के आर। अब ये भी किसके बराबर ही होगा, म्यू के आर के बराबर होगा। दैट इज म्यू के क्या है, म्यू के क्या है, डायनेमिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही है, बस डायनेमिक वाले में है तो डायनेमिक हो गया।
है तो घर्षण बल ही, तो ये डायनेमिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू के आर। अब यहाँ से आप म्यू की भी वैल्यू निकाल सकते हो। मान लो म्यू के आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, एफ के दैट इज फ्रिक्शन फोर्स अपॉन आर, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन दैट इज इक्वल टू mg। ओके, यहाँ से हम निकाल सकते हैं म्यू की वैल्यू। अब एक और आता है दैट इज सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। अब ये क्या है, ये क्या है, ध्यान से देखना। द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज स्लाइटली। ये कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप इस पे थोड़ा सा बल लगाएं F तो ये चलती नहीं है। इट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज अगेन टू द न्यू वैल्यू ऑफ F। इसका मतलब क्या होता है कि जो स्थैतिक घर्षण बल था वो थोड़ा सा बढ़ गया, वो एक नई वैल्यू तक आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, एज द वैल्यू ऑफ द एनी इंक्रीज द स्टैटिक फोर्स आल्सो इंक्रीज। हमने थोड़ा सा और फोर्स लगाया, ये तब भी नहीं चला। समझो बात को, पहले हमने कम फोर्स लगाया था वो नहीं चला, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई जो फोर्स हमने लगाया उससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। समझ रहे हो ना? ठीक है, हमने और फोर्स लगाया वो तब भी नहीं चला, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अभी भी ज्यादा है, अभी भी ज्यादा है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स और बढ़ गया, पहले कम था अब और हो गया, हमने ज्यादा फोर्स लगाया तब भी नहीं चला तो वो और हो गया। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अब क्या होगा, जैसे जैसे हम F की वैल्यू बढ़ाते हैं, जो हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा वो एकदम ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा एंड उस कंडीशन पे जो हमारा फोर्स आता है, जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आता है, उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स या फिर लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ओके, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, इट इज द फ्रिक्शन फोर्स जस्ट बिफोर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के चलने से पहले कितना फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ओके, और जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि F जब तक F S के बराबर है, दैट इज F भी कौन सा, लिमिटिंग वाला। ठीक है, F S के बराबर, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इफ द फोर्स अप्लाइड is less or equal to limiting friction, object will remain at rest। समझ गए ना? जब तक जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है या उससे कम है तब ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट चलता नहीं है, विराम की अवस्था में रहता है। ठीक है, और जैसे ये फोर्स ज्यादा हो गया किससे, Fs से, तब हम इसे कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या हम कहेंगे इसे, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट टू मूव, ऑब्जेक्ट जो है चलना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये चीज है। अब ध्यान देना, अगर कोई आपसे पूछे कि एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है, ऑब्जेक्ट चलता नहीं है, ठीक है, तब जो फोर्स लग रहा है वो केवल स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। अब उसने कहा कि हमने एक फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट जस्ट चलना स्टार्ट हो गया, मतलब बिल्कुल स्टार्ट हुआ ही है, तब जो वो फोर्स होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सीमांत घर्षण बल। सीमा का अंत हो गया, बिल्कुल वहां पे लिमिट होगी, उससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स अब उसमें स्टैटिक वाला नहीं है, फिर डायनेमिक हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब देखो सीमांत घर्षण के नियम। द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। सीमांत घर्षण का मान दोनों संपर्क पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। मान लो अगर संपर्क तल बिल्कुल स्मूथ है, प्लेन है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होगा, जल्दी हम कम फोर्स लगा के जल्दी से ऑब्जेक्ट को चला सकते हैं। एक बात, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अगेंस्ट द टेंजेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बोथ द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड द डायरेक्शन इन विच द मोशन इज टू स्टार्ट। ये कहना, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो चलने वाली सतह के और दोनों पृष्ठों की जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, उन दोनों के विपरीत होता है, इसका मतलब क्या है, देखो जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो पीछे की ओर होता है, चलने वाली सतह का पृष्ठ स्पर्श रेखा ये है, टेंजेंट जाएगा आगे, तो ये इन दोनों के विपरीत होता है, पीछे की साइड होता है। ओके, द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस। अब ये कह रहे हैं जो लिमिटिंग सरफेस होता है वो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, बराबर नहीं होता, समानुपाती होता है। दैट इज एफ एल विल बी म्यू एल आर, और म्यू एल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीमांत घर्षण गुणांक या फिर लिमिटिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, ये हो जाएगा। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर द सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड द एरिया ऑफ द सरफेस इफ द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन द सेम। ये कह रहे हैं अगर नॉर्मल रिएक्शन दैट इज आर बराबर mg सेम रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, तब ये कह रहे हैं जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ना तो शेप पे डिपेंड करता, ना एरिया पे डिपेंड करता कि सरफेस का कितना एरिया दूसरी सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में है।
ठीक है, डायरेक्टली प्रिवेंट करेगा बस और बस आर पे, वेट पे। ठीक है, अब उसके बाद दो तरह के घर्षण और आते हैं, दैट इज सर्पिल घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सर्पिल होता है वैसे ये सर्पिल घर्षण, और दूसरा आता है लोटनिंग, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। अब होता क्या है, जब एक वस्तु दूसरी सतह पर फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है तो दोनों वस्तु के बीच लगने वाले घर्षण बल को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, अब लोटनिंग या रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, द फ्रिक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन व्हेन इट रोल्स और अटेम्प्ट टू रोल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। जब एक सरफेस पे दूसरी कोई ऑब्जेक्ट उस पर रोल करती है, घूम घूम कर उस पर आगे बढ़ती है, तब इससे जो फ्रिक्शन होता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ध्यान देना, इसका भी अपोजिट ही होगा, डायरेक्शन इसकी भी अपोजिट होगी। ठीक है, तो ये रोलिंग फ्रिक्शन है, अगर एक ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है नीचे की ओर तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की ओर उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। ओके, क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये हमारे फ्रिक्शन से रिलेटेड चीजें थी। किसी को कुछ पूछना है? अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज, घर्षण कोण की, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान देना, दो चीजें आती हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज घर्षण कोण, और एक आती है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ये विराम कोण। दोनों दोनों अलग हैं, दोनों चीजों को समझना, दोनों अलग हैं। घर्षण कोण किसी भी ऑब्जेक्ट के रखे हुए पे डिपेंड कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस पर घर्षण कोण डिपेंड करेगा ही करेगा। आप एक बात को समझिए, मैं आपको बताता हूँ घर्षण कोण है क्या एक्चुअल में, रियल लाइफ में क्या है। आप मेरी बात समझिए, आप ना जमीन पर खड़े हुए और मैं ये कहता हूँ बिल्कुल पैर को ना सीधा सीधा रख के आगे चलो, आप चल नहीं पाओगे। आप क्या कहोगे, नहीं सर तलवे को तो उठाना पड़ेगा, पीछे की ओर फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, यानी एक एंगल बनाना पड़ेगा, तब हम आगे की ओर चल सकते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना बताओ? चलते हैं ना? हम ऐसा तो नहीं बिल्कुल फ्लैट पैर से हम जमीन पे चलते हो, बिना घुटना मोड़े, बिना पैर मोड़े, पंजा उठाए, नहीं ना। हम पैर को मोड़ते हैं, एडी उठाते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो हम क्या बना रहे हैं, हम एक घर्षण कोण बना रहे हैं, एक चीज। ठीक है, अब दूसरी चीज समझो, मान लो सरफेस स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है, तब आप क्या करते हैं, तब आप छोटे छोटे कदम रखते हैं। छोटे छोटे कदम क्यों रखते हैं, क्योंकि इस केस में फ्रिक्शन कम है, तो आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन को कम से कम रखना चाहते हो। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को आप कम से कम रखना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, छोटे छोटे कदम रखते हो। अगर आपने ज्यादा बड़ा कदम रखा तो आप पीछे की ओर फिसल जाओगे, क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। समझ गए? तो ये चीज डिपेंड करती है, ये हमारा घर्षण कोण है। तो घर्षण कोण किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो रखा हुआ है जमीन पे या चलने वाला है उस पर डिपेंड करता है। तो ये होता क्या है, देखो, इन केस ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड द रिजल्टेंट एंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसके और जो अभिलंब प्रतिक्रिया है उन दोनों के रिजल्टेंट के बीच इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। समझ गए? तो घर्षण कोण में तीन चीजें इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों के रिजल्टेंट और फ्रिक्शन फोर्स के बीच जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हमें पता है ये जो एंगल है वो अल्फा है, ये इसका रिजल्टेंट है अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। भाई ये एक तरह से मैं मान सकता हूँ कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाए तो इसका हाइपोटेन्यूज ही तो है, दैट्स इट। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बराबर एफ अपॉन आर, टेन अल्फा बराबर एफ अपॉन आर, दैट विल बी इक्वल टू म्यू। हमें पता है क्यों है म्यू, बताओ हमें पता है एफ बराबर क्या होता है, म्यू आर होता है, तो एफ अपॉन आर बराबर म्यू लिख सकता हूँ कि नहीं। अब मैंने म्यू एस म्यू के क्यों नहीं लिखा या एफ एस एफ क्यू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये हर एक फ्रिक्शन में काम करता है, इसलिए हमने नहीं लिखा बस यहाँ, बल्कि एफ जो है वो स्मॉल वाला है जो डिपेंड कर रहा है फ्रिक्शन को। ओके, तो टेन अल्फा बराबर किसके हो गया, म्यू के। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एंगल का जो भी हमारा एंगल आया अल्फा, उसका स्पर्शजया उस फ्रिक्शन के घर्षण गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण की स्पर्श रेखा के बराबर है या उसके स्पर्श के बराबर है। ठीक है, यानी कि tan अल्फा विल बी इक्वल टू म्यू, ये हमारे पास आया। अब इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि जो एंगल होता है वो म्यू के साथ बढ़ता है, घर्षण जितना ज्यादा घर्षण कोण उतना ज्यादा। ध्यान देना यहाँ पर, घर्षण जितना ज्यादा घर्षण कोण भी ज्यादा, उतना ही ज्यादा, क्योंकि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। भाई कोफिशिएंट क्या है फ्रिक्शन का, घर्षण ही तो बता रहा है कोफिशिएंट हमें, तो घर्षण जितना ज्यादा घर्षण कोण उतना ही ज्यादा, घर्षण गुणांक जितना ज्यादा, ठीक है, घर्षण कोण भी उतना ही ज्यादा। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब इसका यूज क्या है समझो, इसका यूज ये है, जब एथलीट दौड़ना स्टार्ट करते हैं
स्टार्टिंग के पुशअप लेते हैं तो वो क्या होता है, वो बहुत झुक जाते हैं, जिससे उनके तलवे लगभग जमीन के बिल्कुल फ्लैट रहते हैं ना, रहते हैं। उससे क्या होता है, उन्होंने एंगल बहुत ज़्यादा बना लिया, जिससे जमीन के बीच और उनके पैर के बीच, मतलब पंजों के बीच जो घर्षण है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है एंगल जितना ज़्यादा घर्षण कोण उतना ही ज़्यादा। अब ये उस एंगल को ज़्यादा बनाने के बाद जो उन्हें स्टार्टिंग की पुश मिलती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, वो फिसलते नहीं है। समझ गए? क्लियर? तो ये चीज़ें डेली लाइफ की हैं, बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। तो इसके साथ एक चीज और रह गई बस, विराम कोण। अब ये क्या है समझो, एंगल ऑफ रिपोज। अब ये जनरली डिपेंड करता है इंक्लिन सरफेस पे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, द एंगल मेड बाय इंक्लिन प्लेन बाय विच द ऑब्जेक्ट ऑन इट स्टार्ट स्लिपिंग इज कॉल्ड द एंगल ऑफ ब्रेक या फिर एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। नत्तल पर बनाया गया वह कोण जिससे उस पर रखी वस्तु फिसलना प्रारंभ कर दे, विराम कोण कहलाता है। देखो होता क्या है, मान लो एक झुका हुआ तल है, ठीक है। ये झुका हुआ तल भी नहीं है, मैं आपको एक चीज बना के दिखाता हूँ। मान लो एक बुक इन तीनों सरफेस पे रखी है, ठीक है। ये कोई भी एंगल हो गया, जनरली एंगल मान लो थीटा, इसे थीटा 2 मान लो, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। आप मुझे बताओ किस में ज्यादा कंडीशन है कि बुक जो है इस सरफेस से फिसल के नीचे आ जाए। ये ब्लॉक एक बुक मान लो और वो एक किसी तिरछे हुए तल पे रखी हुई है, किस में ज्यादा अच्छी कंडीशन है कि जो बुक है वो सरफेस पे फिसल के नीचे आ जाए? आप सब कहोगे ये सर एंगल जो थीटा 3 है उसमें, बिल्कुल सही। अब मैं ये कहता हूं कि थीटा 3 वो एंगल है जिससे ऊपर होते ही ये बुक फिसल के नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा 3 क्या हुआ, एंगल ऑफ रिपोज, विराम कोण। किसी भी झुके हुए तल का विराम कोण वह कोण है जिसके बाद उस पर रखी हुई वस्तु फिसल कर नीचे गिर जाएगी। समझ गए? क्लियर हो गया? अगर उससे कम है तो टिकी रहेगी, उससे ज्यादा होते एकदम से फिसल कर नीचे हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब हमें पता है अगर थीटा 1 पे नहीं फिसल रही तो ये भी नहीं है, थीटा 2 पे भी नहीं फिसल रही तो ये भी नहीं है। अगर थीटा 2 से ऊपर होते ही फिसल रही है तो थीटा 2 को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर विराम कोण कह सकते हैं, ठीक है। सबके लिए अलग अलग होता है, सब कंडीशंस के लिए अलग अलग, ठीक है। अब ये विराम कोण कितना होगा बताओ, ये थीटा तो हमें पता है, ये एंगल भी थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगता है, पीछे की ओर लगता है नहीं लगता, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, एम जी साइन ऑफ थीटा, एम जी साइन ऑफ थीटा। अब हमें पता है एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन या आर, एम जी साइन थीटा की एम जी कॉस थीटा के इक्वल होता है ना, एम जी कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक। तो एफ अपॉन एन बराबर क्या होता है, टेन थीटा। एफ अपॉन एन क्या हो गया, टेन थीटा। कैसे आया देखो ध्यान से, ये आया भी कैसे, ये आया देखो, एम जी साइन थीटा हमारी एफ की वैल्यू, एन की वैल्यू मेरी एम जी कॉस थीटा, ठीक है। एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, बराबर क्या आ गया, टेन थीटा आ गया। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, म्यू होता है, तो म्यू बराबर क्या आ गया, टेन थीटा। सो हम ये कह सकते हैं दैट लिमिटिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू द टेंजेंट टू द एंगल ऑफ रिवॉल्व। किसी इस प्रकार सीमांत गुणांक, जो हमारा सीमांत गुणांक अभी आया था, सीमांत गुणांक विराम कोण की स्पर्शज्या के बराबर है। सीमांत गुणांक जो है विराम कोण की स्पर्शज्या के बराबर है, यानी कि जितना ज्यादा एंगल ऑफ थीटा होगा उतना ही ज्यादा सीमांत गुणांक होगा। सीमांत गुणांक जितना ज्यादा, यानी कि फ्रिक्शन जितना ज्यादा, सिंपल वर्ड में बताता हूँ, फ्रिक्शन जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा बना सकते हो, फ्रिक्शन जितना कम एंगल उतना कम। तो ये आपस में डिनोट करते हैं। बस विराम कोण किसी भी झुके हुए सतह के लिए है, और जो हमारा घर्षण कोण आया था वो सिंपल सतह पर रखे हुए पे मोशन करने के लिए। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। और इसी के साथ जो हमारा फ्रिक्शन वाला पार्ट होता है ये होता है फिनिश। आज के इसमें कुछ ऐसा पूछने वाला नहीं था तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं रखा, लेकिन कल हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आप जरूर सेशन अटेंड कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं कल। तो कल क्लास होगी सेम टाइम 4 से 6 तक, 2 क्लासेस केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की, और उसमें भी केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन होंगे। अगर केमिस्ट्री क्लास आपने ज्वाइन नहीं किया है तो रिकॉर्डिंग आज होगी ऐप पर, वहां से देख लेना। सो गुड बाय, ठीक है, मिलते हैं कल।